सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, तरजीहात का जो तयन है ना, वो इंसान नहीं करता बल्कि वक्त करता है या फिर कह लें कि वसाइल करते हैं। मिसाल इसकी ये है कि एक शख्स ज़रा जिसको महंगे होटल में समझे कि खाना खाने का ना बड़ा शौक़ है और उसके पास पैसे भी हैं यानी वसाइल भी है, तो क्या करेगा? सोचिए ज़रा। ऑफ कोर्स वो खाना खाएगा, अपना शौक पूरा करेगा, जिस होटल में जाना चाहेगा जाएगा, अपना शौक पूरा करेगा क्योंकि वसाइल मौजूद हैं, पैसे मौजूद हैं और शौक तो है ही, तो शौक पूरा हो जाएगा। लेकिन अब ज़रा सोचिए, अगर वही शख्स बीमार होगा तो फिर वो क्या करेगा? फिर तरजीह बदल जाएगी। अच्छा, अब अगर वो शख्स जो बीमार है और वो अपनी बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेता है तो वो फिर उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद यकीनी तौर पर उसका शौक, उसकी तरजीह होगा और फिर वो महंगे खानों को खाता हुआ अच्छा लगेगा। यानी वक्त के हिसाब से चीज़ों को टाइमिंग के साथ हैंडल करने में समझदारी है। लेकिन हमारे जो रहबर हैं, बदकिस्मती से कह लें कि अपने मुफादात को अव्वलीन तरजीह देते हैं, ये जानते हुए कि इस वक्त मुल्क जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल का सामना कर रहा है। बैनुल-अक़वामी सियासत इस वक्त अहमियत इख्तियार कर चुकी है। खित्ते के अमन का सवाल है, अमन का सवाल है। होना क्या चाहिए था? अगर समझदारी का मुजाहरा करते, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते, ये वतन से मोहब्बत का मुजाहरा करते, प्रैक्टिकल सबूत देते, प्रैक्टिकली सबूत देते, होना क्या चाहिए था कि हमारे जो रहबर हैं अपनी ज़ाती जो रंजिशें हैं उनको साइड पे रखते, ज़ाती मुफाद को साइड पे रखते, वक्ती तौर पर ही सही चलें, वक्ती तौर पर ही सही हुकूमत और दिफाई इदारों के साथ खड़े हो जाते सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन PDM ने सिर्फ अपना ही भला सोचा। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जैसे जैसे अफ़गानिस्तान की जो सियासी रुत है वो तब्दील हो रही है, वैसे वैसे शरपसंद नासिर पहले से भी ज़्यादा पाकिस्तान को निशाना रखने की मनसूबाबंदी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख्याल ये किया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान के कंट्रोल के बाद शायद अब अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान को नुकसान ना पहुँचे, लेकिन जो भारत की जो स्पॉन्सर्ड तंजीम है ना, भारत की TTP, उसने हमारे पाक फ़ौज के जवानों पर कल एक बुज़दिलाना वार किया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में बैनुल-अक़वामी सरहद के उस पार अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों ने जो फ़ौजी चौकी है उस पर बाकायदा फायरिंग की, जिसके नतीजे में आपको पता है कि जी 2 जवान शहीद हो गए और जवाबी का जो कार्रवाई हुई उसमें 2 से 3 दहशतगर्द भी मारे गए। अब इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने खिलाफ जो सरगर्मी है उनके लिए दहशतगर्दों की जानिब से अफ़गान सरजमीन के इस्तेमाल पर शदीद अंदाज में अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और पाकिस्तान ने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि अफ़गानिस्तान में जो मौजूदा और मुस्तकबिल का सेटअप है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देगा। अच्छा नाज़रीन, एक और बात, पाकिस्तान ने तालिबान के कब्जे के बाद बार बार TTP की जानिब से पाकिस्तान के अंदर हमलों का खदशा जाहिर किया, जिस पे तालिबान की आदत की जानिब से बाकायदा ये यकीन दहानी कराई गई है कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन चंद दिन पहले अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अपने एक बयान में क्या कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान का मसला है। इसलिए इस हवाले से स्ट्रैटेजी बनाना भी किसका काम है? पाकिस्तान का काम है। ये हिकमत अमली बनाना पाकिस्तान का काम है। अब इस बयान के बाद TTP को फ्री हैंड मिला और उसने मौका देखते ही बाजोड़ में दहशतगर्दी का जोर डाल दिया। अभी अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान में मामलात मुकम्मल तौर पर आपको पता तय नहीं हुए। अगर अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपने रिट को कायम नहीं रखा या अपने रिट को कह लें कि कायम करने में नाकाम रहे, तो दोनों सूरतों में अगर नाकाम रहे और अगर कायम ना रख सके तो तबाही इस खित्ते का मुकद्दर बन सकती है, खित्ते का। अब इतनी संगीन सूरत हाल है, यानी दुश्मन पाक फ़ौज को निशाना बना रहे हैं और ये जो हमारे सो कॉल्ड रहबर हैं इनको हालात की संगीनी का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। अब इतने चूचे काके तो नहीं, रोटी को चोची तो नहीं कहते कि इनको हालात की संगीनी का अंदाज़ा ना हो। बाल सफ़ेद किए इन लोगों ने सियासत में, कुछ के तो झड़ गए और अभी ये रोटी को चोची कहते हैं। इतने चूचे काके कि इनको पता नहीं कि हालात की संगीनी क्या है, जानबूझकर नहीं समझना चाहते। और ये भी सच है कि इंसान गलतियों से सीखता है जो सीखना चाहे, लेकिन जिसको अपनी गलती ना लगे, जिसको लगे कि पता नहीं मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, तो फिर ऐसे में इस्लाह कैसे होगी? हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। PDM ने इदारों को निशाना बनाया
ना सिर्फ निशाना बनाए बल्कि सख्त तरीन ज़बान इस्तेमाल की। जैसे कोई बहुत पुराना दुश्मन होता है ना, जिसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बुग़्ज़ इन्होंने रखा हुआ है पाक फौज के लिए अपने दिल में, और सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से ना बोलने से पहले सोचते हैं, ना बोलने के बाद इनको एहसास होता है कि हम पाक फौज के लिए अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इतना बुग़्ज़ से भरे हुए इन लोगों के दिल। इंतखाबी धांधली का जिम्मेदार फौज को ठहरा देते हैं, और जानते बूझते हुए। मैं तो ये नहीं कहूंगी, मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहराऊंगी, रोटी को चोची नहीं कहते, चूचे काके नहीं है ये जानते हैं सब कुछ, जानते बूझते हुए इदारों को टारगेट करते हैं, उनको मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? अब इसका जवाब ये खुद दें, क्योंकि जब कोई बात की जाती है तो फिर इनको आग लग जाती है कि हमारे बारे में कह दिया। फिर सवाल तो उठेंगे ना कि अपनी फौज को टारगेट पे कौन रखता है, निशाने पे कौन रखता है, अपनी फौज के लिए दिल में बुग़्ज़ कौन रखता है, कीना कौन रखता है, कौन इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता है कि इतनी ज्यादा दुश्मनी आपकी फौज से? क्या दिल में रखा हुआ आपने पाक फौज के हवाले से? फिर सवाल तो उठेंगे। अब ये जब भी सियासी रहनुमा अपने इदारों पर अदम एतमाद का इजहार करने लगे, तो फिर ऐसे में जो मुल्क दुश्मन और मुखालिफिन, उन्हें हमारे इदारों की क्रेडिबिलिटी पर क्या उंगलियां उठाने का मौका नहीं मिलेगा? दिल पे हाथ रखे और बताइए, क्या मौका नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा, 200% मिलेगा। क्योंकि ये अंदर से जब लोग उनके मुंह में अल्फाज डाल रहे होते हैं, या पता नहीं उनके अल्फाज अपने मुंह से अदा कर रहे होते हैं, आप समझ रहे हैं ना नाजरीन, और फिर इनके बयानात पर पाक फौज के हवाले से बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी शादियाने कहाँ बजाए जा रहे होते हैं? वो रिवायती भारत में। भारतीय मीडिया उनकी हेडलाइंस की जीरत बन रहे होते हैं इन लोगों के इस तरह के बयान। शर्म नहीं इन लोगों को आती। मतलब ये उनके लिए सुनहरी मौका होता है ना कि अंदर से ही इस तरह के लोग हैं, और ऐसे लोगों के होते हुए बाकी किसी को दुश्मन की क्या जरूरत? अब होना क्या चाहिए था? ये पीडीएम अपनी गलतियों से सीखती, गलतियां यानी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां, इनकी कोताहियां, सीखती इस बात को एक्सेप्ट करती, तस्लीम करती कि वो जिस बयानिए को लेकर अपना सौदा बेचना चाहते हैं अवामी हलकों में, उसकी रत्ती बराबर भी डिमांड नहीं है, रत्ती भर भी डिमांड नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन के पास इदारों की मुखालफत के अलावा तो कोई चारा है ही नहीं, कोई मंजन है ही नहीं बेचने के लिए। और वो मंजन जो उनको जलील करवाता है, जिसको बेचने की बार बार ये नाकाम कोशिश करते हैं। और शायद यही वजह है कि ये एक बार फिर से दोबारा बड़े फ्रेश होकर आए हैं, बड़ी एनर्जी के साथ वापस आ रहे, ताज़ा दम होकर इदारों के पीछे पड़ गए। यानी कुछ समझ नहीं इनको आती ना, फिर इदारों के पीछे पड़ जाते हैं। अभी जलसे से पहले 28 अगस्त को पीडीएम का इजलास हुआ, और वहां पर जी पीडीएम के बकौल अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल हुआ। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अगर ऑपोजिशन को ये लगता था कि खारिजा पॉलिसी पर हुकूमत की जो पॉलिसी है उसमें कोई खामियां हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, तो फिर ऑपोजिशन को क्या करना चाहिए था? हुकूमत को अपनी राय देनी चाहिए थी। लेकिन हाल क्या है कि ना खुद कुछ करेंगे, ना दूसरों को कुछ करने देंगे। अब पीडीएम के सरबराह एक बार फिर से इदारों को क्या करें? डिक्टेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या बता क्या रहे हैं जी ये साहब? ये बता ये रहे हैं कि इदारों को आखिर करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी ये बताएंगे इदारों को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देख लें हाल जरा इनका। शहर कायद में जो पीडीएम का एजेंडा रियासत मुखालिफ बयानिया ही बना। अच्छा नाज़रीन, जो सियासी रहनुमा, जरा गौर कीजिएगा, 2018 के जो इंतखाबात हुए थे ना, उसमें जो सियासी रहनुमा मिनिस्टर एनक्लेव की दौड़ से बाहर हुआ था ना, उसने अपनी हार को तस्लीम करने की बजाय ये जो सारा कह लें कि गुस्सा, गमो गुस्सा कि अरे हम हार नहीं करना चाह रहे थे, तो वो कहते हैं ना सारा नजला उन कुव्वतों पे डाल दिया जिनका इंतखाबी मामले से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन पीडीएम को अपनी ये जो मुर्दा किस्म की इनकी सियासत रहेगी ना, मुर्दा सियासत, इसको बचाने का कोई जवाब तो चाहिए था। ज़ाहिर बात है कुछ तो मंजन इन्होंने बेचना है, झूठा ही सही। अब जो जवाब चाहिए था ना, वो जवाब पीडीएम के सरबराह जो है ना वो ढूंढ कर आ ही गए। क्या है ज़रा मैं बताती हूँ, पहले ज़रा क्लिप चलाएगा मौलाना साहब का। अब क्या कहा जाए इस पर? अगर कोई पीडीएम के इस रवैये को शक की नज़र से देखेगा तो फिर कहा जाएगा कि किसी को भी किसी के हुब्बुल वतनी पर शक करने का कोई हक नहीं, कोई इख्तियार नहीं। चले मान लिया, ठीक है मान लिया, लेकिन इंसान को खुद भी मेरे ख्याल से अपने अल्फाज पर, अपनी अदाओं पर गौर कर लेना चाहिए ना कभी, कि बतौर पाकिस्तानी वैसी बातें, ऐसे बयान सुनकर यकीनी तौर पर हर पाकिस्तानी का दिल दुखेगा जिसमें मेरा दुख रहा है। आप पीडीएम के सरबराह कहते हैं कि हुकूमत जाली और हमें ऐसी मसनूई हुकूमत की हिमायत करने वाली जबर की ताकत का मुकाबला करना है और दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान में खास तबके को सियासत में दखल अंदाजी का हक नहीं है। अब पहले इस पर ज़रा बात कर लेती हूँ।
सबसे पहले तो ये बताया जाए कि ऑपोजिशन किस बुनियाद पर हुकूमत को जाली करार दे रही है, और ऑपोजिशन के पास अगर हुकूमत के खिलाफ धांधली के कोई ठोस शवाहिद या सबूत मौजूद हैं तो वो मीडिया पर आम किए जाने चाहिए। नहीं, इन लोगों को कौन रोक सकता है? इनकी ज़बानें कंट्रोल में है, अगर इनके पास सबूत तो क्या ये पेश ना करें? इनको कौन रोके गए? तो 1 घंटा भी ना रुक सकें, 1 मिनट भी ना रुक सकें, ये तो फौरन सबूत लेकर आए अगर हों तो। अब जैसे कि मरियम साहिबा ने मौका देखते ही ऐसी कई वीडियो चलाई जिनमें उनके बकौल पीटीआई कारकुन धांधली कर रहे हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा नाजरीन, या फिर उनके बकौल जी इदारों के जो अहलकार हैं वो दबाव का इकरार कर रहे हैं, ऐसी वीडियोस इन्होंने चलाई। लेकिन मरियम साहिबा को कामयाबी नहीं मिली, वो एक अलग कहानी है। क्यों ना मिल सकी? क्योंकि जो सबूत है ना, ये अदालत और नज़र से देखती हैं, और नज़र से आपको पता है ना, अदालत ने तो इस नज़र से नहीं देखना, और जो इनका बाकायदा फॉरेंसिक होगा और फिर हकीकत खुलकर सामने आ जाती है कि क्या सच है क्या झूठ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। क्या ऑपोजिशन का पैमाना यही है कि अगर वो ये इलेक्शन जीत जाती तो फिर ये इलेक्शन जायज़ होता, जायज़ नहीं जायज़ तरीन होता, हलाल होता, हलाल तरीन होता, बड़ा आइडियल होता, परफेक्ट होता? और मैं कई बार अपने पहले भी प्रोग्राम्स में बात कर चुकी हूँ कि इदारों को सियासत में घसीटने वाले यही लोग हैं, यही चेहरे जो आज उन इदारों के सियासी किरदार की मुखालफत करते पाए जा रहे हैं। और क्यों? जरा गौर कीजिएगा। पीडीएम के सरबराह ने कल भी बराह रास्त पाक फौज पर सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया, इमरान खान की ज़ात पर ज़ाती हमले किए, और अब पीडीएम के सरबराह इस्लामाबाद जाकर एक बार फिर हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने की बात करें। पता नहीं किस तरह बोरिया बिस्तर गोल करना चाह रहे, इस तरह शायद वो आर पार की बातें होती थी कि कल हुआ आर पार, परसों हुआ आर पार, ये 2 घंटे में आर पार हुआ, शायद ऐसी बोरिया बिस्तर गोल हो रहा होगा। अब ये बेसिकली गलतियां हैं, कोताहियां, ये वो गलतियां हैं जिसकी सफाई मौलाना साहब ने जलसे में दी, लेकिन फिर इन्हीं गलतियों को जोरों शोर से दोहराना। सफाई कौन देते हैं? वो इंसान देते हैं ना जो गलत होता है और दूसरों को खुद को दुरुस्त साबित करने के लिए वजाहतें दे रहा होता है। मौलाना साहब की मिसाल भी ऐसी है, जो पीडीएम की महदूद सियासी सरगर्मियों पर सफाई देते हुए कह रहे हैं कि जी पीडीएम के जलसे और तहरीक में इसलिए वक्फा आ गया क्योंकि कोरोना था और गर्मी का मौसम था। अब यही जो पीडीएम की तहरीक है, इसका तसलसल तोड़ने का सबब बने, यही कहते हैं, कोरोना भी और गर्मी भी। अब मैं पीडीएम के सरबराह को जरा याद करवाती चलूँ, इजाजत है मौलाना साहब, कि पीडीएम के जलसे थे ना जिनकी वजह से कोरोना के केसेस में बेपनाह इजाफा हुआ था, ये भूल गए आप लोगों को? और इस वक्त ऑपोजिशन जलसे करने पर बाकायदा बाज़िद थी, हुकूमत खबरदार करती रही, ऑपोजिशन से बाकायदा मिन्नतें इल्तिजाएं करती रही, लेकिन ऑपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए उस टाइम पे इतनी कह रहे कि दीवानी हो चुकी थी, इतनी बावली हो चुकी थी कि इसने हुकूमत को ताना देते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना के पीछे छुपना चाहती है। और मैं जरा आपकी याद दहानी के लिए आपको याद करवाती चलूँ, पीडीएम सरबराह की याद दहानी कराती चलूँ कि आप लोगों के जलसों की वजह से शुरका कोरोना का शिकार हुए थे, इस वबा का शिकार हुए। तो बजाते खुद मौलाना साहब आप और मरियम साहिबा इस वबा का निशाना बने थे, और किसकी बात करूं मैं? और रही बात कि जी सख्त गर्मी थी जिसकी वजह से पीडीएम सियासी सरगर्मियां जारी नहीं रख सकी, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेवजनी दलील है, बहुत ही बेवजनी। यानी यहां से अंदाजा लगा ले कि इनके पास अब कुछ नहीं है बेचने के लिए, तो उन्होंने कहा गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, क्योंकि पीडीएम के बकौल ये अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकली थी। हाँ, तो लीडर तो वो होता है, सियासतदान तो वो होता है जो पता नहीं किस किस तरह की सोहबतें बर्दाश्त करता है। आप लोग तो अपने एक बयान आपका दूसरे बयान से मिलता ही नहीं है, तो आप लोग गर्मी से डर गए, इतने डरपोक लोग थे कि गर्मी से डर गए। हुकूमत तो कोरोना के पीछे छुपना चाहती थी ना, बकौल आपके, आप गर्मी के पीछे छुपना चाह रहे हैं, आप लोग गर्मी से डर गए। अवाम की आवाज बनकर उभरे थे आप लोग, और अवाम के जोर पर चलने वाली तहरीक में ये नहीं देखा जाता कि सर्दी है या गर्मी है, और कितनी गर्मी है। अगर गर्मी है तो नजर किस पर होती है? मकसद पर। जब मकसद नजर आता है तो कोई सर्दी नहीं होती, कोई गर्मी नहीं होती, सिर्फ नजर मकसद पर होती है। और जिसके सामने रास्ते की सारी मुश्किलें बाकायदा छोटी लगना शुरू हो रही थी, मकसद बड़ा होता है। लेकिन मकसद अवाम नहीं थी ना, मसला ये कि मकसद है जाती मुफादात। तो फिर जाती मुफादात वालों को तो सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है। इसलिए हुकूमत के बकौल जो पीडीएम है, ये मुफादात के जो सौदागर है ना, ढेर सारे सौदागर, उनका एक टोला है। इसलिए इन्होंने पहले अपना आराम देखा कि कितनी सर्दी है, कितनी गर्मी है, और जब मौसम के तेवर बदलते देखे तो फिर से ये एक सियासी थिएटर लगाने के लिए चल निकली है। बहरहाल पीडीएम के सरबराह से इत्तेहाद के एक्टिव न होने से मुतालिक इसके लिए मेरे ख्याल से मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करने थे, बेतुकी। बेतुकी का मतलब समझते हैं नाज़रीन? ये जो वजाहतें और दलीलें दे रहे हैं ना, ये बेतुकी वजाहतें हैं।
हालांकि हकीकत ये कि पीडीएम में से पीपल्स पार्टी निकल जाने के बाद ये इत्तेहाद वैसे ही मुर्दा हो गया था, सियासी मौत मर चुका है और अब भी इस मुर्दा इत्तेहाद में जान डालने की एक नाकाम तरीन कोशिश की जा रही है। और पीडीएम की क़यादत में फ़र्क है तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के मरियम नवाज को रिप्लेस करने का। अच्छा बहरहाल शहबाज तो गए हैं, लेकिन उनके आने से पीडीएम में वो खास बात नज़र नहीं आई जिसकी एक उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद बड़ी खास बात होगी। शहबाज शरीफ साहब मौलाना साहब के पीछे हाथ बांध कर चलना चाहते और शहबाज शरीफ साहब ने भी इस्लामाबाद में पेशकदमी का ऐलान किया है और कुछ शिकवे भी किए हैं, कुछ गिले भी किए हैं। उन्हीं की ज़बानी मेरे ख्याल से सुनते हैं, ज़रा क्लिप चलाइएगा शहबाज शरीफ साहब। अच्छा शहबाज शरीफ साहब बेसिकली क्या कह रहे हैं कि किसी हुकूमत को 30% तक भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल नहीं रही है, यानी शहबाज शरीफ साहब ढके छुपे अल्फाज में इदारों से मुफाहमत की गोली मांग रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि इनके साथ खुद ही गोली हो गई। और फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि जी अवाम ने पूरी अपोजिशन के साथ गोली कर दी है। जरा सुनिएगा क्या कहते हैं चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी ऑपोजिशन में से कोई भी एक रहनुमा नहीं है जो तहरीक चला सके और नून लीग की आपस में सदारत की रस्साकशी को देखते हुए फवाद बाकायदा तंज करते हुए कह रहे हैं कि जी पार्टी सदारत के लिए शाहिद खाकान, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में टॉस होता है। और फवाद साहब शहबाज शरीफ साहब को मशवरा देते हुए ये कह रहे हैं कि शहबाज साहब सियासत करने के बजाय वकला से मशवरा करें। अच्छा शेख रशीद साहब ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की और पीडीएम कराची जलसे पर उन्होंने कहा कि ये लोग लारी अड्डा खेल रहे हैं, ऑपोजिशन शौक से मार्च करे लेकिन नाकामी ही उन्हें मिलेगी, नाकामी मुकद्दर ठहरेगा। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए तो फिर इंतखाबी इस्लाहात में हुकूमत का साथ दें ताकि शफाफ हो, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ऑपोजिशन खुद ही नहीं चाहती कि धांधली का रास्ता बंद हो। अब हुकूमत क्या कहती है कि पीडीएम का कराची जलसा सिर्फ अवाम को पागल बनाने के लिए था, ऑपोजिशन खुद एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई है। और कराची का जो जलसा है पीडीएम ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ किया और इस बात में वजन है क्योंकि ऑपोजिशन को तो वहां जलसा करने चाहिए ना जहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो। और अब बिलावल भी इस बात को समझ रहे हैं और उन्होंने ऑपोजिशन के दोहरे मेयार पर कल भी तनकीद की और बिलावल ने तनकीद की है। जरा देखिएगा क्या कहते हैं बिलावल। सुना आपने, बिलावल ने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि जो पीपल्स पार्टी का मुकाबला है ना वो ना तो पटवारियों से है और ना ही मौलाना से है। यानी बिलावल ने क्लियर अल्फाज में, वाज़े अल्फाज में नून लीग को पटवारी कह दिया। अब जाहिर सी बात है कोई भी समझ बूझ रखने वाला सियासतदान चाहे वो हुकूमत के खिलाफ ही क्यों ना हो, अगर वो मुल्क का हमदर्द है ना, चले हुकूमत के आप खिलाफ होंगे, मुल्क के तो हमदर्द बने ना। अगर कोई समझ बूझ रखने वाला सियासतदान हुकूमत के खिलाफ भी होगा और मुल्क का हमदर्द होगा तो हर उस सियासत के अंदाज को रद्द कर देगा जो मुल्क के खिलाफ जाए, मुल्क की मुफाद के खिलाफ जाए और मनफी सियासत करने वाले को कह उठेगा कि ऐसे नहीं चलेगा। जैसे बिलावल, अवाम और हुकूमत सब ऑपोजिशन को कह रहे हैं कि मुल्क की सालमियत पर जाती मुफादात को तरजीह देने का चलन अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पीडीएम के कराची जलसे पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। शेख साहब सबसे पहले कराची के मसाइल पे मैं बात करना चाहूँगी। पीटीआई ने कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया, ये कहते हुए शहबाज शरीफ साहब बड़े आपदीदा हो गए और आपने क्या दिया कराची को पिछले 3 साल में, पीडीएम पूछ रही है बार बार जलसों में। देखिए सबसे पहले तो मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ कि मगरमच्छ के आंसू इन्होंने क्यों बहाए। इससे पहले 5 साल इनकी गवर्नमेंट रही, वफाक के अंदर उस वक्त कुछ कर लेते ये लोग और हमने क्या दिया उसका जवाब दिया। तो इनके मगरमच्छ के आंसू, वो ड्रामा, वो माइक तोड़ना, ये करना वो करना, पुराना ड्रामा है उनका। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि शर्मिंदगी के आंसू थे, अफसोस के आंसू थे, रिग्रेट के आंसू थे कि हमने कुछ नहीं किया। अब हम बता देते हैं गो के 18वीं तरमीम है और जो हम करना चाहते हैं ये हमारे माशाल्लाह साईं सरकार जो है उसके अंदर रुकावट डाल देती है। ये इशू अपनी जगह है, उसकी मौजूदगी में जो हमने किया 3 ओवरहेड ब्रिजेस अभी तक बन चुके हैं। एक बड़ी रोड मंगो पीर से जाम चाकरो वो बन चुकी है। ग्रीन लाइन बसें अक्टूबर के फर्स्ट जहाज पे लोड हो चुकी है। इस दफा इंशाल्लाह अक्टूबर में वो रोड पर चलती नजर आएंगी। ग्रीन लाइन का ट्रैक पूरा बन चुका है, जबकि 13 साल में
पीपल्स पार्टी ने, और 5 साल में नून लीग ने भी एक बस नहीं बढ़ाई थी। उसके अलावा 13 साल में पीपल्स पार्टी ने और पिछले 5 साल में पीएमएलएन ने एक बूंद कराची को नहीं दिया था। K4 को वापदा के हवाले हो चुका है। K4 प्रोजेक्ट कराची में पानी के लिए मसला इंशाल्लाह हल होने जा रहा है। उसके अलावा हर पिछले साल आपने देखा 2020 के शुरू में के गटरों में लोगों को डूबते हुए देखा हमने। कराची में बारिश आने के उस वक्त से पहले शहबाज शरीफ साहब ये वही आंसू से गटरों में बह रहे थे। उस वक्त अगर वो नाले साफ हो जाते, बड़े नाले, 3 बड़े नाले 35 अरब से एनडीएमए साफ कर चुका है। इस दफा बारिश आई लेकिन ज्यादा पानी नहीं आया, ज्यादा बारिश आई वो हमारी गवर्नमेंट ने किया है। इसके अलावा केसीआर और फ्रेट टर्मिनल, तो ये इसमें काम जारी हो चुका है और मतलब उसको शुरू हो चुका है, जो रुकावटें दूर हो चुकी है। अब मैं बताना चाहता हूँ 10 अरब रुपए हमारे एसडीजी गोल्स के तहत एमएनएस के जरिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लगे हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये वो काम है, मतलब 625 अरब का जो हमारे प्रोजेक्ट है 1 साल के अंदर, उसके अंदर हमारा ये मैंने आपको 5 बड़े प्लान बता दिए, एसडीजी गोल्स बता दिए, मैंने आपको नाले बता दिए और ग्रीन लाइन भी आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब, अगर आप 5 साल पहले अपने दौर में कर लेते तो रोना ना पड़ता आपको। ये हम कर चुके हैं। इस रुकावट के बावजूद, इस सिंध हुकूमत के ब्लॉक के बावजूद जो उन्होंने रुकावटें डालते हैं कि ये तो SIDCL ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ये कराची को ये सब कुछ हम करके दे चुके हैं और ये सामने हो रहा है। 13 साल में एक बस नहीं, 13 साल में एक बूंद पानी नहीं, 13 साल में नाले सफाई नहीं, अब 13 साल में कचरा नहीं उठा, पानी नहीं दिया, गटरें नहीं बढ़ गई। हमने तो किया ना इस 1.5 साल में। ठीक है। अच्छा शेख साहब, इसका भी जरा जवाब दे दें। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 74 साल में एस्टैब्लिशमेंट ने किसी को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना ये मौजूदा हुकूमत जो इसको किया, मगर फिर भी वो कहते हैं कि पीटीआई कुछ नहीं कर सकी। 88 में 30 साल पहले गवाल मंडी से एक मुंडे नुचुक के एस्टेब्लिशमेंट ने वजीर आला बना देता सी, पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, फिर वजीर आला बनाया था और फिर उसके बाद वजीर आजम बनाया था। मैं कहना चाहता हूं कि ये तो इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद थी, 22 साल ग्राउंड पे मेहनत की थी। ये तो क्रिकेट खेल रहे थे, किसी को अदा पसंद आ गई, जनरल चिश्ती को पता नहीं किसको उठा के ला के उन्होंने कहा बड़ा सोना मुंडा लगा लो अपने पास, पीछे उससे कहा नहीं छोटा भाई उसको भी खिलौना चाहिए, उन लोग ला दो पीछे। मैं कहना चाहता हूँ कि बात करते हैं ये लोग, इनकी हिस्ट्री नहीं पता किसी को, ये किसकी पैदावार है असल एस्टेब्लिशमेंट निजामुल हक की पैदावार। आज कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया। मैं कहना चाहता हूँ ये हकीकत है। मुस्लिम लीग का नाम इन्होंने बदनाम किया, मुस्लिम लीग का इन्होंने नाम बर्बाद किया। पहले होता था मुस्लिम लीग, एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान, ये सब एक ही चीज के लगे थे। हाँ भी ये प्रो पाकिस्तान लोग हैं। इन्होंने अगर मुशर्रफ से कोई झगड़ा था, कारगिल से जो इनका झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद आजकल देखिए नवाज शरीफ की तकरीर इंडिया की चैनल चल रही थी, डालते फिजा तो नहीं चला रही थी अपने शो में, इंडिया की तमाम एंकर्स नवाज शरीफ की तकरीर कहते चल रहे थे। इन्होंने पहुंचा के चल दिया है। आज पंजाब में अगर वोट नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता कि हमारी फौज को गाली देते हैं, हमारी फौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको बैशिंग करते हैं, पाकिस्तान की बैशिंग करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट बात शरीफ वगैरह के नीचे से जमीन इसलिए निकल चुकी है, इन्होंने अपनी करप्शन छुपाने के लिए आपके इदारों पे हमले कर रहे हैं। नवाज शरीफ इंडियन चैनल्स का फेवरेट स्टार बन चुका है। नवाज शरीफ इंडियन चैनल्स का फेवरेट स्टार है, उसको वहां लेकर जाते, शर्म नहीं आती? नवाज शरीफ को अपने भाई को नहीं समझाते कि लंदन में बैठ के आप पाकिस्तान मुखालिफ बात कर रहे हो, आप पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हो, पाकिस्तान के उन इदारों को कमजोर कर रहे हो जिनके शोधा मौजूद है, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। और एस्टेब्लिशमेंट की क्या, इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद है, ग्राउंड पे की इमरान खान ने। इमरान खान ने किसी का हाथ लेकर नहीं आया, पहले हुकूमत में गया, बाद में पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पहले पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, बाद में 22 साल बाद हुकूमत के अंदर इमरान खान साहब आए, तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है। भुट्टो साहब इसके अंदर मिर्जा की पैदावार, अयूब खान ने उसको पौधे को आगे बढ़ाया, उसके बाद मार्शल्लाह में याया के साथ मिलकर जो कुछ हुआ उनके साथ, ये सब लोग हैं उनकी पैदावार। अगर कोई नहीं है, अच्छा एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रखना, कोऑर्डिनेशन रखना, चूंकि फौज और अवाम एक होते हैं, हम समझते हैं कि फौज को इन्वॉल्व होना चाहिए, हमारे दिफाई इदारों को बड़ी। आज अगर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, हमारा हलशान इंडिया मिस्र का हाल नहीं हुआ। हलीम आदिल शेख साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब जलसे में कह रहे हैं, मौलाना साहब जलसे में कह रहे हैं लोगों से कि लोगों उठो और इनकलाब लेकर आओ, इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पीटीआई हुकूमत को उन्होंने कहा है कि अब मुल्क में जलसे नहीं होंगे बल्कि रोड कारवां, इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा।
तो शेख साहब, महंगाई तो है ना, महंगाई ने तो लोगों का जीना दूभर किया हुआ है, लोग बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। और महंगाई अगर बढ़ती रही तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लोग फजल रहमान साहब के कारवा में शामिल होकर आ ही जाए इस्लामाबाद। देखिए, मैं सदके जाऊं अपने कप्तान के कि जिसने सारों को लाइन पे लगा दिया, सब रोडों के ऊपर घूम रहे हैं। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, पीडीएम थी 11 इसमें पार्टीज थी, अब कल ये 1 और 1 11 थे। 1 और 1 11, वो 11 वाली पार्टीज खत्म हो गई और जो पीडीएम हुआ करती थी, कल ये सिर्फ डीएम रह चुकी थी। डीजल मूवमेंट लग रही थी, जो डीजल डाल देगा मूवमेंट चल पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है। और वे फजल रहमान साहब अपने मदारिस के बच्चों को जुल्म करते हैं, जिन्होंने कल कोरोना के सफीर बन गए हैं। मदारिस के बच्चों को वो तो उस्ताद कहेगा आ जाएगा वो, इससे पहले भी उन्होंने बात कर ली है। अब ये बौखला गए हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपको पता है चौराहे में हांडी फूट चुकी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती का चुम्बा जोड़ा। क्या इनके पीछे लोग लगे? महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई है, पूरी दुनिया में कोरोना है, लेकिन अच्छाई भी है, तवानाई भी है, बेहतरी भी है, मुल्क भी आगे जा रहा है, हर सारे इंडिकेटर्स आगे जा रहे हैं। अगर बुरा महंगाई है तो 260 अरब एहसास के जरिए भी दिए गए हैं। एक तरफ अगर महंगाई की बात होती है, आज ही प्राइम मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरीज को कहा है कि निचली सतह पर महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ये सूबों का अपना मसला है। अगर जो हमारी प्राइस कमेटीज, आपने देखा पंजाब में एक वो एसी साहिबा और आई थी, वो नहीं तो क्या रोला बना था, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर अपने दल से निकले। महंगाई है, पूरी दुनिया में है। कोरोना आ गया, हमारे दौर में आ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सक्सेस स्टोरी बना हमारे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में आपने देख लिया, मौलाना साहब के पीछे कोई नहीं लगने लगा। मौलाना साहब बस ठीक है, अपने विचारों की देख पकाई हुई है, उसमें जब थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा हिलाने जुलाने के लिए। ठीक है शेख साहब, ठीक है, वक्त की कमी है, मुझे आपसे कुछ और भी पूछना है, आगे चलते हैं। अच्छा, पीडीएम से हटकर पीपल्स पार्टी और बिलावल की जरा मैं बात करना चाहूंगी। तो पीपल्स पार्टी विफाक से आपको पता है बहुत नाराज है, बहुत नाला है, खासतौर पर पानी और एनएफसी के मामले पर। और बिलावल ने आज पीटीआई हुकूमत को एक पैगाम दिया, आपने यकीनन सुना होगा, लेकिन मैं नाजरीन को आपको जरा दोबारा सुनाना चाहूंगी। टीम क्लिप होगा बिलावल जरदारी का, जरा चलाइएगा शेख साहब, सुनिएगा जरा। जी हलीम आदिल शेख साहब, आपने बिलावल को सुना, क्या कहेंगे आप इस पैगाम पर? सियालों का हुकूमत तो बन चुका है सिंध में। अल्लाह ना करे कि सिंध में हुकूमत लगाने के बाद जो सिंध के साथ इन्होंने की है, अल्लाह ना करे कि कहीं और इनकी हुकूमत आए। बिलावल जरदारी साहब, अगर अपने हल्के को तो बताइए, 5000 एड्स के मरीज बिलावल के हल्के में है। अल्लाह ना करे इनकी हुकूमत आए और ये पूरे पाकिस्तान में कहीं और जाए। कुत्ते से काटे हुए हजारों बच्चे इनके अपने हल्के में हैं। लाखों लोगों को सिंध में कुत्तों से कटवा दिया, वैक्सीन नहीं दी। न्यूयॉर्क टाइम्स में लीड्स लगी है कि पाकिस्तान का एक शहर लाड़काना है जहाँ 5000 एड्स के मरीज हैं और जहाँ कुत्तों की वैक्सीन नहीं मिलती है। अल्लाह ना करे कि इनकी जैसा की हुकूमत आए कि घर में भूख से हजारों बच्चे मर चुके हैं। अल्लाह ना करे कि वो दिन आए कि कराची की तरह, जैसे 10वां गंदा तरीन शहर कराची बन चुका है, ये किसी और सूबे का जाके दुनिया के 10वें गंदी तरीन में शामिल करे। अल्लाह ना करे कि कराची में जैसे लोग गटरों में नहाते हुए में नजर आए, किसी और पूरे पाकिस्तान में नजर आए। अल्लाह ना करे कि जो गली गली गटर कचरा जो पैदा होता है बिलावल की हुकूमत में, अल्लाह ना करे कि सिंध की तरह कहीं और भी नलकों से पानी ना आए और सिर्फ टैंकर से पानी आए। ये माफिया की हुकूमत है। जी बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब मेरे साथ मौजूद थे। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर दिफाई तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, न सिर्फ मौजूदा बल्कि बदलती हुई सूरत हाल है। और तालिबान ने पाकिस्तान को, आपको याद होगा, यकीन दिलाया था, यकीन दहानी करवाई थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन है ये हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन हमने देखा कि एक बार फिर बाजोड़ में अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की जानिब से पाक फौज की चौकी पर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर एहतजाज भी किया है और कहा है कि जी उम्मीद है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि दूसरी जानिब अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक बार फिर खौफनाक धमाकों से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया है और अमरीकी हुकाम ने रॉकेट हमलों की तस्दीक करते हुए ये कहा है कि हमला दाइश खुरासान ग्रुप की जानिब से किया गया। और अमरीकी हुकाम का ये भी कहना है
कि जहां से भी हमले की मनसूबाबंदी की इत्ला मिलेगी उस जगह को निशाना बनाया जाएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगी नाजरीन कि गुज़िश्ता रोज़ भी अमरीका ने एक ड्रोन हमले में काबुल एयरपोर्ट पर हमले की मनसूबाबंदी करने वाले दाइश खुरासान के दहशतगर्द को हलाक करने का दावा किया था। अब नाज़रीन सवाल ये है कि अफगानिस्तान पर ये जो अभी सिचुएशन है, सूरत हाल, ये जो अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है, उसके बाद क्या खित्ते में अमन कायम हो सकेगा? अगर होगा तो इसमें कितना वक्त लगेगा? अफगानिस्तान में मुस्तकबिल का जो अमन और अमान है वो कैसे हो सकता है और कैसे ये होगा मुमकिन? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। शहजाद साहब, बदलती हुई सूरत हाल है, लम्हा ये बिल्कुल चेंज हो रही है, बहुत से लोगों की नजरें, बल्कि सबकी नजरें अफगानिस्तान पे कि आगे क्या होगा। और तालिबान ने खासतौर पर कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन अब ये जो सरहद पार से दहशतगर्दों की जानिब से पाक फौज की चौकी पर फायरिंग की गई है, उससे तो वैसा ही महसूस हो रहा है कि शायद अभी बहुत वक्त लगेगा तालिबान को अफगानिस्तान में अपना मुकम्मल कंट्रोल लाने में। आप क्या समझते हैं? जी डॉक्टर साहब, देखिए इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। 2-3 माह पहले की बात है, पिछले 1 माह पहले, जबकि यहाँ पर अमेरिका का कंट्रोल था और गनी हुकूमत का कंट्रोल था अफगानिस्तान पे, उसके बावजूद वहाँ से हमले हम पे हुए जा रहे थे, हमारे चौकियों पे और हमारे फौजियों पे, बदकिस्मती से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस लिहाज से तो कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आई। एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया ये मामला। उसकी 2-3 वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये कि कोई हुकूमत इस वक्त काबुल में नहीं है जी। हम कह सकते हैं कि तालिबान का कंट्रोल है, लेकिन तालिबान की हुकूमत नहीं है। तालिबान की हुकूमत बनेगी तो अपना रेट कायम कर पाएगी। कोई कानून नहीं है तालिबान का या कोई उस रियासत का जिसकी बुनियाद पे वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर सके। हाँ, गवर्नर लगा दिए गए हैं, लेकिन गवर्नरों के पास कितनी ताकत है, कितनी कैपेसिटी है, ये कभी खुला सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि वो हुकूमत जब बनेगी तो किस किस्म की बनेगी? क्या उसमें कुछ थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस होंगी कुछ लोगों की? कुछ इलाके शायद इस हुकूमत के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर वो होगी तो किसकी कैपेसिटी और ताकत कैसी होगी कि वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अपनी रेट कायम कर सके? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका जब वहाँ पे 1-1.5 लाख फौजी लेके बैठा हुआ था, आज से कोई 5-7 साल 10 साल पहले की बात है, तो उस वक्त भी हालात कुछ ऐसे ही थे और आज भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। मेरा अपना ख्याल यूँ लगता है मुझे कि अफगानिस्तान पे मुकम्मल तौर पर काबू पाना किसी भी हुकूमत के लिए, चाहे वो तालिबान की हो या किसी की भी हो, मुश्किल है। एक चीज़ की आसानी पाकिस्तान के लिए अलबत्ता ज़रूर है, वो ये कि पहले रियासत के कुछ इदारे NDS की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल थे। उसके अंदर रॉ का भी कुछ अमल दखल था, बल्कि मिले हुए थे, वो मिला के और वहाँ पर ग्रुप्स को इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान के खिलाफ। अब वो कम अज़ कम वो प्रेशर या उस किस्म की सहूलत जो कि रॉ को अवेलेबल थी, अब वो वहाँ पे नहीं होगी। लेकिन क्या इसका मतलब है कि वो ग्रुप्स TTP जैसे या दाइश या कोई और या BLA BRA फॉर एग्जाम्पल जो अभी भी वहाँ मौजूद है, क्या वो वहाँ से अपनी वो कार्रवाइयाँ जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ करते थे ख़त्म कर देंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हाँ, स्पेस कम हो जाएगी, कुछ मुश्किलात आ जाएंगी, लेकिन बदकिस्मती से ये मामला हमें अपनी सरहदों के अंदर और सरहदों पे इसको फेस ऑफ करना पड़ेगा। ये रहेगा कुछ अर्सा के लिए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। शहजाद साहब, ये दाइश खुरासान ग्रुप की जानिब से जो काबुल में हमले हो रहे हैं, क्या ये आपको फिर कोई आलमी साजिश दिखाई देती है कि ताकि अफगानिस्तान में जो अमन है वो मज़ीद तबाह किया जाए, अमन वहाँ कायम हो ही ना सके, या फिर कि ताकि जो तालिबान है अफगानिस्तान में पूरी तरह से कभी कंट्रोल हासिल ना कर सकें और ये जो अंदरूनी खाना जंगी की सिचुएशन है, सूरत हाल है, उसमें उलझे रहें? देखिए, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। वो कहा जाता है कि अमेरिका ने दाइश के लोगों को जो शाम से निकल के यहाँ आना चाह रहे थे, उनको कुछ आने का मौका दिया, यानी उनके बावजूद इसके कि उनके काबू में और कंट्रोल में था अफगानिस्तान, लेकिन उन्होंने उनको रोका नहीं, उनकी सरकोबी नहीं की, उनको ख़त्म नहीं किया और एक स्पेस क्रिएट हुई। ये भी याद रखिए कि उस वक्त जब अफगान तालिबान अमेरिका के खिलाफ और गनी रजीम या कोई भी जो काबुल की हुकूमत के उसके खिलाफ जब अपनी लड़ाई जंग कर रहे थे, तो उस वक्त उनको भी हर किस्म की मदद की ज़रूरत थी। उसमें TTP भी उनको कबूल था, उसके अंदर उनको ETIM भी कबूल था, इन्हीं तालिबान को, अफगान तालिबान को, और शायद बड़ी हद तक शायद दाइश के भी कुछ लोग मिलके। और फिर दाइश क्या है? दाइश बेसिकली बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके फ्रिंजेस टूट के मिलके अपने आप को दाइश कहना शुरू हो गए। शायद दाइश इतनी बड़ी प्रेजेंस में कभी था ही नहीं, सिवाय उस वक्त जबकि
शायद कुछ अफगान तालिबान के भी ग्रुप्स लोग हों, कुछ तहरीक तालिबान के भी लोग हों, कुछ लश्कर जंगवी के भी लोग हों जिनको पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया, और कुछ ETIM के भी लोग हों। तो ये मिल के जो मोटले ग्रुप है उसने अपने आप को दाइश का रंग, ये किसी भी झंडे तले जमा होने के लिए तैयार है जहां पर के वॉर इकोनॉमी भी चलती रहे और जहां पर जो भी ये करना चाहते हैं वो अपना खेल खेलते रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि किसी एक पे इल्जाम देना ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता वो स्पेसेस रहीं जहां पर के इस किस्म के लोग अफगानिस्तान में पनप सकते थे और उनकी वजह से पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के लिए और अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात रहेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी मुश्किलात कम हो सकती हैं, खत्म नहीं होंगी। ठीक है, कम हो सकती है लेकिन आपको लगता है खत्म नहीं हो सकती हैं। अच्छा चौधरी साहब, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर हैं और फ्रांसीसी सदर का ये कहना है कि जी काबुल से इनखला के लिए तालिबान से बातचीत का मतलब उन्हें तस्लीम करना नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो मगरबी दुनिया है ये तालिबान हुकूमत को तस्लीम करेगी भी या नहीं करेगी? इसका देखिए बड़ी मजे की बात है कि हर यूरोपियन हुकूमत जो है, अगर उन्होंने 50 मिलियन यूरोस पहले कमिट किए हुए थे अफगानिस्तान के लिए, तो अब 200 मिलियन यूरो कमिट कर रहा है और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हम इनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, हम इनको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन पैसे बढ़ाते जा रहे हैं। बरतानिया ने भी बढ़ाए हैं, यूरोपियन यूनियन के बाकी ममालिक ने भी, जर्मनी बनने वालों ने बढ़ाए हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक किस्म की तरगीब देने वाली बात है कि इतना पैसा पड़ा है जो आपके काम आ सकता है अगर आप ये कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रियासत जो अफगानिस्तान है, जो तालिबान की जिम्मेदारी में आएगी, अभी तक तो नहीं आई, जब आ जाएगी तो फिर मामलात, रियासत के मामलात कैसे चला पाएंगे? फौज रखनी है, मईशत को तश्कील देना है, माशरे को बड़ी हद तक पुरसकून रखना है, तो इन चीज़ों के लिए तो एक मईशत चाहिए होगी, उसके लिए फिर एक फौज चाहिए होगी, उसका खराजात कहाँ से होंगे, वो मईशत कहाँ से बनेगी? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अब मुकाबला होगा उसके बाद चाइना का या रीजनल कंट्रीज का विज़ावी यूरोपियन कंट्रीज का, और वो होगा ये कि इनमें से कौन असर रसूख तालिबान पर रख सकता है अगर तालिबान अपने नज़रियात को थोड़ा सा तब्दील करके और कुछ थोड़ा अपना रवैया तब्दील करके दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। तो एक इस किस्म की एक कशमकश वहाँ पे क्रिएट होगी। मेरा ख्याल है चाइना बहुत जल्दी अपने आप को उसमें नहीं धकेलेगा और यूरोपियंस जो हैं वो थोड़ा सा ज़रूर लेवरेज के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे। ये भी याद रखें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ से पैसा मिल सकता है तालिबान को और अफगानिस्तान को, वो भी जाहिर है कि यूरोपियंस और वेस्टर्नर्स के कंट्रोल में है, तो वो वाला हथियार भी इस्तेमाल करेंगे और हो सकता है कि तालिबान को कहीं ना कहीं पे अपना घुटना टेकना पड़े और कहना पड़े कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, कुछ उनकी मानेंगे, कुछ अपनी मनवाएंगे, इस तरह से चलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आपने रवैये की बात की, तो अभी आपने देखा नहीं कि तालिबान के रवैये में तब्दीली आई है? कह सकते हैं कि चले उन्होंने शायद अपनी गलतियों से सीखा, उन्होंने भी खैर बहुत लंबी जिदोजहद की है और शायद इतने साल जो उनकी जिदोजहद थी उसमें उनसे जो गलतियां कोताहियां हुई, उनके जो फ्लॉज थे उन्होंने फिक्स करने की बड़ी कोशिश की। खासतौर पे उनके रवैये में एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, दुनिया भी इस बारे में बात कर रही है। खवातीन के हवाले से जो पॉलिसी में नरमी है वो भी आपने देखी होगी और आप कह रहे हैं उनको शायद झुकना भी पड़े। दो सवाल है मेरे आपसे कि एक तो उनके जो रवैये में तब्दीली आई उस हवाले से आप क्या कहेंगे, दुनिया उसको किस तरह देख रही है, और दूसरा सवाल ये कि आप कह रहे हैं उनको कहीं झुकना पड़ेगा, तो वो इतना झुकेंगे जितना झुकना पड़ेगा सिचुएशन के मुताबिक? क्या रवैया होगा उनका आपके मुताबिक? आपका कोई अंदाजा? मेरा इसमें दो तीन चीजें हमें ख्याल रखनी पड़ेंगी। 1996 से 2001 तक का एक तजर्बा है उनके पास, एक तारीखी तजर्बा है उनके पास। उसमें वो ये कह सकते हैं कि उनकी हुकूमत वाइडली एक्सेप्टेड नहीं थी, जाहिर है नहीं थी, और साथ ही साथ कोई बहुत ज्यादा उन पर तनकीद बहुत ज्यादा थी आलमी सतह के ऊपर, और वो आलमी जो सोसाइटी है उसका हिस्सा नहीं बन पाए थे। इस दफा वो उसको शायद तब्दील करना चाहेंगे। दूसरा, एक और चीज याद रखें कि अमेरिका और तालिबान के बीच में जिस किस्म की ये कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन आपने देखी पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर कि अफगानिस्तान हमारे नीचे है लेकिन एयरपोर्ट तुम्हारे नीचे है, एयरपोर्ट में जो करोगे वो हम उसमें मुखिल नहीं होंगे। अच्छा, तो ये एक अजीब किस्म का रेट और कंट्रोल का निज़ाम है जिसमें कि आप एक हिस्सा अपने मुल्क का किसी और को उनके इस्तेमाल के लिए 2-3 हफ्ते के लिए दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको लगे और पता चले कि अमेरिका और तालिबान के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो बियॉन्ड द एयरपोर्ट भी एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर ये चीज़ है, अगर इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग्स हैं अमेरिका और तालिबान के बीच में, तो फिर उनके अंदर कहाँ पे क्या क्या अंडरस्टैंडिंग्स हैं? क्या वो रवैयों को तब्दील कर पाएंगी तालिबान के?
रवैये तब्दील हो जाएंगे उनके उन अंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो ये चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि शायद हम जितना पाकिस्तान में बैठ के ज्यूम करते हैं कि हमारा पता नहीं कितना उन पर असर रसूख है, शायद इस मरतबा इतना असर रसूख ना हो जितना बाहर दुनिया के लोगों का असर रसूख उन पर होगा। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। शहजाद चौधरी मेरे साथ मौजूद थे। डॉक्टर फैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।